विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के संविधान का यदि निर्माण हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय संविधान का निर्माण किया जाए वो समय की परिस्थितियां वैसी ही रहे। समय परिवर्तनशील है और समय जब परिवर्तनशील है तो संविधान के अंतर्गत भी परिवर्तन होना आवश्यक है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन हो, इसके लिए प्रत्येक संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। हालांकि नेहरू जी ने ये कहा था कि हम संविधान को एक ठोस और स्थायी रूप प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन संविधान कोई स्थायी नहीं होता है और यदि हम संविधान को स्थायी बना देते हैं तो वो देश की प्रगति और जो जीवित प्राणी है उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए संविधान में परिवर्तन होना आवश्यक है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधान अपने आप को अनुकूल बना सके, एडजस्ट कर सके। इसीलिए प्रत्येक संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया दी हुई होती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ही संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। जहां संविधान में संशोधन साधारण तरीके से होता है वहां उसे लचीला संविधान कहते हैं, और जहां संविधान के अंतर्गत कठिन प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, जैसे विशिष्ट बहुमत है, कठोर बहुमत है, उसके आधार पर यदि संशोधन होता है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारत ने अपनी जो संशोधन प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया के 3 प्रकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद संविधान के अंतर्गत संशोधन परिवर्तित कर सकती है, संशोधन कर सकती है और संविधान का निरसन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 368 संसद को अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। पहला, साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब साधारण बहुमत +1 कह सकते हैं, 50+1 साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। विशिष्ट बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित जो सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत, ये विशिष्ट बहुमत हो गया। तीसरा जो संशोधन की प्रक्रिया है वो विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। जो 368 अनुच्छेद है वो फर्स्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है। 368 में संशोधन की सिर्फ 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं, जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, नागरिकता के संबंध में कोई परिवर्तन करना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के संबंध में या अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के संदर्भ में कोई प्रावधान लाने हैं, ऐसे कोई संशोधन करने हैं, नागरिकता के संबंध में कोई संशोधन करने हैं, संसदीय गण पूर्ति, संसदीय विशेषाधिकार, इनसे संबंधित कोई संशोधन करने हैं, तो इन सारे संशोधनों के लिए संसद के साधारण बहुमत के आधार पर ही संसद परिवर्तन, संशोधन कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में हो तो इन
संबंध में विधानसभा है, विधानसभा के अंतर्गत द्वितीय सदन का गठन करना है या द्वितीय सदन को समाप्त करना है, तो इसके लिए भी संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके अंतर्गत विशिष्ट बहुमत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत का मतलब ये है उपस्थित सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसे विशिष्ट बहुमत कहते हैं। यानी कि मतदान में जो सदस्य, संसद के सदस्य भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत आवश्यक है और जो कुल सदस्य है उनका बहुमत आवश्यक है। इसके द्वारा जो संविधान में संशोधन होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, इसके अलावा जो प्रथम संशोधन प्रणाली है और तृतीय जो संशोधन प्रणाली है, उसके अलावा जितने भी संशोधन होंगे वो द्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। तीसरा इसका प्रकार है विशिष्ट बहुमत। विशिष्ट बहुमत तो चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो राज्य हैं, राज्यों के आधे विधानमंडलों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, निर्वाचन विधि में कोई परिवर्तन करना हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई परिवर्तन करना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन करना है, विधायी शक्ति में कोई परिवर्तन करना है, राज्यों की, केंद्र की कोई विधायी शक्ति में परिवर्तन करना है, न्यायाधीशों के संबंध में कोई परिवर्तन करना है, उच्च न्यायालयों के संबंध में कोई परिवर्तन करना है, संघीय न्यायालय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो उसमें कोई परिवर्तन करना है। तो इसके लिए जो आवश्यक होता है वो संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भी यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, जो शक्ति विभाजन है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की भी आवश्यकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करने के कारण ये आवश्यक है कि संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होनी चाहिए और इसीलिए तृतीय जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। तो इन तीनों आधारों पर संसद संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। राज्यों की राज्यसभा के अंतर्गत यदि राज्यों का प्रतिनिधित्व है, उसके लिए भी राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होती है। तो इन तीन आधारों पर संसद के द्वारा संशोधन संविधान के अंतर्गत किया जा सकता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसकी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। जैसे संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव है तो संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है संघ के किसी सदस्य द्वारा, मंत्री द्वारा, गैर सदस्य के द्वारा भी प्रस्तावित किसी भी सदन में, लोकसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्यों के विधानमंडल संविधान में संशोधन करने संबंधी प्रस्तावों की पहल नहीं कर सकते हैं। जब संविधान में संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है वो पहले प्रथम सदन में जाता है और उसके बाद द्वितीय सदन के अंतर्गत जाता है। पहले सदन के द्वारा किस प्रकार का संविधान संशोधन है उसके अनुसार बहुमत के आधार पर पहले सदन में पारित होता है। एक सदन में पारित होने के बाद उसी रूप में द्वितीय सदन में भी पारित होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों सदनों के बीच यदि विवाद की स्थिति है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के संबंध में वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति को इसके ऊपर अपनी सहमति देनी होती है। न तो राष्ट्रपति
वापस लौटा सकता है न अपने पास रख सकता है, यानी कि राष्ट्रपति का स्वीकृति एक औपचारिकता मात्र है। तो इन 3 आधारों पर संविधान में संशोधन होता है। जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। पहली ये विशेषता है जो हमें संविधान संशोधन के विषय में ध्यान में रखनी है। पहला ये कि संविधान के अंतर्गत जो संशोधन प्रस्ताव है उसमें राज्यों के विधानमंडल को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति का तो अधिकार है, लेकिन उसे विधानमंडलों को प्रस्तावित करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि राज्यों के विधानमंडल संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव को आरंभ नहीं कर सकते। दूसरा, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए जनता को भी न तो आरंभ का अधिकार है न जनमत संग्रह का अधिकार है। जनता संविधान में संशोधन करने से संबंधित, जैसे स्विट्जरलैंड के अंतर्गत व्यवस्था है, वैसे संविधान में संशोधन करने से संबंधित किसी भी प्रकार का आरंभ जनता के द्वारा नहीं हो सकता है। न ही संविधान में संशोधन होने के बाद जनमत संग्रह जैसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत है। तो जनता को भी किसी भी प्रकार का संशोधन में कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा संविधान संशोधन के संदर्भ में जो संसद की शक्ति है वो सीमित है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है कि संसद के द्वारा संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो मूल ढांचे को परिवर्तन करने से संबंधित संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो संसद की जो शक्ति है वो सीमित है। फिर राष्ट्रपति को इसमें किसी भी प्रकार का वीटो पावर नहीं है। संविधान संशोधन के लिए अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। एक सदन में पारित हुआ, दूसरे सदन में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था, जैसे साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की व्यवस्था होती है, वैसे संयुक्त बैठक की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 368 स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि संसद ही संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, उसका संविधान के अंतर्गत उसका परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 368 संसद को ही यह शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ अस्पष्टताएं भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यदि राज्यों के विधानमंडलों के पास जाता है तो वो कितने समय में उस पर अनुमोदन दे दे, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा कोई राज्य विधानमंडल यदि संविधान संशोधन के ऊपर सहमति प्रदान कर दे तो क्या वो वापस सहमति ले सकता है? इस संदर्भ में भी संविधान मौन है। इसके अलावा जो राज्य सहमति दे दे उसके बाद यदि वो असहमत है तो फिर क्या करे, तो उसके बारे में भी कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट इसमें अस्पष्टता इसमें भी है कि आधे राज्यों के विधानमंडलों से क्या तात्पर्य है, किस आधार पर इसकी गणना की जाए। वर्तमान समय तो संख्या के आधार पर गणना की जाती है, लेकिन इसमें भी स्पष्टता का अभाव देखने को मिलता है। तो संविधान संशोधन की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखी। वर्तमान समय के अनुसार देखें तो भारत में करीब 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। भारत में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। वर्तमान समय हम देखें तो 103वां और 104 जो संवैधानिक संशोधन है वो काफी चर्चा में रहे थे। जैसे 103वां 2019 में संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को पहली बार 10% आरक्षण प्रदान किया गया।
104वां संवैधानिक संशोधन के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति, संसद और विधानमंडलों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन भी इसमें शामिल है, तो इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया है। तो ये व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। कहने का तात्पर्य, भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता कठोर संविधान होता है, लेकिन भारतीय संविधान ने अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन प्रणाली को ग्रहण किया है, जिसके अंतर्गत लचीले संविधान की कुछ विशेषताएं भी उन्होंने अपने संविधान संशोधन में ली है, साथ ही साथ कठोर संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं भी ली है। तो भारतीय संविधान ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है। धन्यवाद।